हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे आपके एंट्रेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये फंडामेंटल राइट आपको कहाँ मेंशन्ड है? तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 25 पार्ट्स हैं। उसमें पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक जो चीज़ें दी गई वो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट्स जुडिशियबल और जस्टिसिएबल इन नेचर। ये क्या है? जुडिशियबल इन नेचर है, मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए गए हैं आपको, वो क्या है, उसके ख़िलाफ़ आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो जुडिशियबल इन नेचर है। गारंटीड बाय द कोर्ट, ठीक है, ये गारंटीड बाय द कोर्ट है। इसका मतलब क्या हो? द सिटीज़न ऑफ इंडिया हैव द राइट, द सिटीज़न ऑफ इंडिया हैव द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये आपको आर्टिकल 32 प्रोवाइड कराता है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं। ये कहाँ से हमने बोरो किया है? टेकन फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका। तो या तो बिल ऑफ राइट्स आपको ऑप्शन में मिलेगा या अमेरिका मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। मीन्स क्या हुआ? फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्टिकल 19 देखिएगा तो आर्टिकल 19 में आपको प्रोवाइड किया गया 19(1) है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट वहाँ पे क्या है, आप कुछ भी बोलने के लिए फ्री नहीं है। वहाँ पे आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो ये क्या है? नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर है। फंडामेंटल राइट्स आर निगेटिव इन नेचर, ठीक है, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्लिगेशन है। ये फंडामेंटल राइट एक तरह से ऑब्लिगेशन है, इसको फुलफ़िल करना स्टेट का के लिए स्टेट की ड्यूटी है, वो बाउंड है फुलफ़िल करने के लिए। अगर वो किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हों तो फिर कोर्ट्स हैं जो कि उनके खिलाफ एक्शन लेंगी। अब आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कैटेगरी वाइज 6 फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 and 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। तो ये क्या हमारे ये 6 कैटेगरीज वाइज बांटे गए हैं पूरे फंडामेंटल राइट को, जो कि ये आप आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपको ये क्या है? राइट टू इक्वालिटी से बात करता है। राइट टू इक्वालिटी यहाँ कहाँ 12 टू सॉरी यहाँ पे ये आपको राइट टू इक्वालिटी नहीं है। 1 मिनट, ये आपको राइट टू इक्वालिटी नहीं है। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से? 14 to 18 है। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। आर्टिकल 12 का आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या बताता है? डिफाइंस स्टेट डिफाइन करता है आर्टिकल 12। द सेम इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 36। तो अगर पूछा जाए आपको स्टेट कहाँ कौन सा आर्टिकल में डिफाइन है, तो या तो आप आर्टिकल 12 सेलेक्ट कीजिए या आर्टिकल 36। दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। अगर दोनों होगा तो फिर बोथ वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा। आगे देखते हैं फिर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है? जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। जुडिशियल रिव्यू क्या है? आगे देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये हुआ कि अगर पार्लियामेंट या फिर स्टेट कोई भी ऐसा लॉ पास करती है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो, तो फिर आप कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो कि फिर कोर्ट देखेगी कि क्या सही में वो लॉ फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। अगर हाँ, तो फिर उसे इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। तो ये क्या? ऑल द लॉज विच आर इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड वाइड। वाइड मीन्स इनवैलिड। तो कोई भी लॉ या फिर जितने भी लॉ बने, अगर फंडामेंटल राइट से जितने भी लॉ बनते हैं फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट या उनके वायलेशन में, वो सारे वाइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे कोर्ट के अकॉर्डिंग, कोर्ट के थ्रू। अब आगे देखते हैं। अब आया आपका यहाँ से राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट होता है। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 क्या बताता है आपको? इक्वालिटी बिफोर लॉ।
और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो चीज़ की बात करता है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, मीन्स कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सभी लोग इक्वल है। अगर गरीब कोई एक रिच पर्सन कोई क्राइम करता है और कोई पुअर पर्सन क्राइम करता है, दोनों की सज़ा पनिशमेंट सेम है। तो क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल है। उसके बाद आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब लॉ जो है इक्वल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इक्वल इसका ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं आपको एक्सेप्शन की तरह कह सकते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ, अगर आपने कोई अपराध किया तो क्या है कि उस अपराध के लिए रीज़न देखा जाएगा कि आपने किस रीज़न से किया, सर्कमस्टांसेस क्या थे, आपके मोटिव क्या था उस अपराध का, उस हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई मारने आ रहा हो तो वहाँ पे आप सेल्फ़ डिफेंस आपके पास है, सेल्फ़ डिफेंस के अंडर आप अगर सामने वाले बंदे को मार सकते हैं अगर वो आपको मारने आ रहा है। अगर आप उसको नहीं मारिएगा तो वो आपको मार देगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक तरह से सेल्फ़ डिफेंस प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की। यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि आपने मारा है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंडर आपको डायरेक्ट मर्डर की सज़ा होगी, नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अलग थे। तो यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। अब क्या है कि इस आर्टिकल का एक्सेप्शन है, अंडर आर्टिकल 361 में मेंशन्ड है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ सभी लोगों के लिए है एक्सेप्ट 2 पर्सन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट के गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके खिलाफ राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है। मीन्स अगर ये लोग अगर किसी भी तरह का क्राइम करते तो आप इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस फाइल नहीं कर सकते, इनफैक्ट आप FIR तक फाइल नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, ये दोनों एग्जेम्प्टेड हैं। बट सिविल केसेस में सिविल केस इनके खिलाफ सिविल केस चल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वाइफ से किसी भी तरह का झगड़ा हुआ हो या फिर एडॉप्शन का मसला हो, प्रॉपर्टी का कुछ रिलेटेड मसला हो, तो वो सब चल सकता है, बट क्रिमिनल चार्जेस नहीं चलेंगे। तो ये आपको आर्टिकल 14 हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है आर्टिकल 15। किसी को रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो या रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 15। अगर आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस ग्राउंड पर, फॉर एग्जांपल रिलीजन के ग्राउंड पर या फिर कास्ट के ग्राउंड पर, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 15 प्रोवाइड कराता है। आगे देखते हैं। अब आता है आपका आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट इन द स्टेट सर्विसेज। ये क्या है, स्टेट सर्विसेज के अपॉइंटमेंट मैटर में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। मीन्स सभी को कि कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे सभी लोग एलिजिबल होंगे। वो एज क्राइटेरिया और कुछ कोर्सेज़ के लिए कुछ स्पेशल डिग्री चाहिए, वो अलग बात है, बट आपको अपॉइंटमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो ये क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट इन दी स्टेट सर्विसेज। इसके बाद देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। ठीक है, ये समझ गए। आर्टिकल 16 इसमें ही कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसमें कुछ रिजर्वेशन की भी बात की गई, तो रिजर्वेशन से इसको अलग मत समझिएगा। रिजर्वेशन क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन मीन्स आप फॉर एग्ज़ाम्पल वही सभी का सिचुएशन सेम नहीं है, तो जो लोग बैकवर्ड हैं जिनके पास साधन नहीं है तो उन्हें किसी तरह से अपलिफ्टमेंट करने के लिए उन्हें रिजर्व किया जाता है, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो वो इसमें ही है, आपको 16 में ही प्रोवाइड किया जाता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज़ एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। इसका मतलब क्या हुआ कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो होता था उसे एबोलिश किया गया है और आपके पास राइट है, अगर कोई आपके साथ छुआछूत तरह का व्यवहार करता हो तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले क्या था, पहले के ज़माना में कुछ टाइटल्स मिल जाते थे लोगों को, फॉर एग्जांपल ज़मींदार साहब या प्रधान जी। तो ये क्या है, ये सब टाइटल अब लगाना गैर कानूनी है। इससे क्या होता है, इक्वालिटी इन्फ्रिंज होती है। तो ये क्या है, ये सब टाइटल लगाना गैर कानूनी। अगर आप इस तरह की टाइटल लगाते हैं
तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें एक्सेप्शन है कि आप कौन से टाइटल लगा सकते हैं। तो एजुकेशनल टाइटल्स आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने MBBS किया हो या PhD किया हो तो आप डॉक्टर का टाइटल लगाइए। इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का टाइटल लगता है। और मिलिट्री में ब्रिगेडियर, कैप्टन, ये सब आप लगा सकते हैं। तो ये सब क्या है, एजुकेशनल बेसिस पर आपने एक्वायर किया है, बाय बर्थ आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है, समझ रहे। तो ये आपको आर्टिकल 18 प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक क्या हुआ, आपका राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ETC। आर्टिकल 19 में कुछ राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए, बेसिकली 6 राइट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए गए। देखते हैं वो सब। देयर आर 6 राइट्स मेंशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या है, क्लॉज 2 इन्हीं राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन करता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उनको आपको फॉलो करना है। अब क्या 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके पास आप फ्री हैं कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं। इसी में आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूड होता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। फिर टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप इकट्ठा हो सकते हैं, आपके पास राइट है पीसफुली विदाउट आर्म्स, प्रोटेस्ट करने के लिए या किसी भी काम के लिए आपके पास राइट है इकट्ठा होने का। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, फिर यहाँ उसके लिए NGO, फॉर एग्जांपल NGO आप बना सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। तो ये आप फ्री हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरेटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के टेरेटरी में आप कहीं भी घूम सकते हैं, फ्री हैं। टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरेटरी ऑफ इंडिया, क्या है, आप किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आपके पास राइट है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, क्या है, आप फ्री हैं किसी कोई भी तरह का बिजनेस करने के लिए, कोई भी प्रोफेशन चूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप लॉ कर रहे हैं अभी, या फिर आप 5 साल लॉ करने के बाद आपको कोई ये नहीं कहे कि आपने लॉ किया तो आप या तो फिर लिटिगेशन में जाइए या जज का एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लॉ करके भी सब्ज़ी भी बेचेंगे तो आपको बोलेगा नहीं। तो ये क्या, आपको फ्रीडम है, फ्रीडम टू बिजनेस, फ्रीडम टू ट्रेड, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके पास, आप फ्री हैं। तो ये सारे आपको फ्रीडम आर्टिकल 19 प्रोवाइड कराता है। इसके बाद एक आपका आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 2, इसमें क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये क्या है, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के लिए कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए। इसमें 3 प्रोटेक्शन आपको मिलता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। 20 क्लॉज 1 क्या है, राइट अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स ये कि आपने कोई क्राइम किया आज, फॉर एग्जांपल आज आपका 28 अप्रैल, या फिर कोई भी ऐसा डेट आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 28 अप्रैल ले लीजिए। आज आप इस दिन आपने कोई क्राइम किया और फिर अगले दिन 29 अप्रैल को उस जो आपने क्राइम किया था उस क्राइम की सज़ा 10 साल इंक्रीज़ हो गई। तो इसमें क्या है कि आपने जिस वक्त क्राइम किया था उस वक्त के लॉ के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। तो यही एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बताता है कि आपने जिस वक्त जो क्राइम किया आपको उस वक्त किस हिसाब से सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि बाद में प्रोसीडिंग चल रही है और जब आप कन्विक्शन आपको हुआ उस वक्त सज़ा बढ़ चुकी थी उस क्राइम की, तो आपको ऐसा नहीं है कि बढ़ी हुई सज़ा मिलेगी, पहली वाली जो सज़ा है वही मिलेगी। तो ये प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ये क्या है, डबल जियोपार्डी कि आपने कोई एक अपराध किया है, उस एक अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। आपने कोई एक अपराध किया उसके लिए आपको सज़ा हो चुकी है, आप सज़ा काट के बाहर आए, फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। फिर आता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये क्या है, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन वन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ, मीन्स आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता, आप खुद के खिलाफ ही विटनेस बनिए। तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कराता है। फिर आगे देखते हैं आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ और लिबर्टी फॉर ऑल एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये क्या आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको राइट टू लाइफ है आपके पास प्रोवाइड किया, आपको ज़िंदा रहने का हक है। बट आप ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्राइम किया हो जिसमें आपको फांसी की सज़ा होती है तो आप वहाँ पे ये नहीं, आप राइट टू लाइफ आप
अपना एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। वो क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है कि आपने क्राइम किया तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी, वहाँ पर आप राइट टू लाइफ क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू लाइफ इसी में ही राइट टू प्राइवेसी पे आ जाता है आपका, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी पे आर्टिकल 21 ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका आर्टिकल 21A। ये क्या है, 21A है, मीन्स ये क्या है, बाद में अमेंडमेंट होकर के ऐड हुआ है। राइट टू एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू एजुकेशन। कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये क्या है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलना उनका मौलिक, आपका उनका फंडामेंटल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर स्टेट नहीं देता है तो फिर ये स्टेट का ऑब्लिगेशन है कि उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। इट मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उन्हें क्या कहते हैं, उसे उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये आपको आर्टिकल 21 प्रोवाइड कराता है। आपको आर्टिकल 21 जो है ये अमेंडमेंट होकर के आया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 22। दिस प्रोविजन इंश्योर्स सर्टेन प्रोटेक्शंस टू पर्सन्स who are arrested or detained, including the right to be informed of the grounds of arrest, the right to consult and be defended by a legal practitioner, and the right to be produced before a magistrate within 24 hours of arrest। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी बंदे को इल्ज़ाम लगता हो और उसे आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उसके पास राइट है कि वो ग्राउंड जान सके, आप किस ग्राउंड पे उसे अरेस्ट करें, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने के लिए फ्री है। एंड राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, आपने किसी को अरेस्ट किया है तो विद इन 24 आवर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। ये क्या है, एक्यूज्ड के पास ये कुछ राइट्स है। आगे देखते हैं अब आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करना, रोकना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब मानव तस्करी एक तरह से कह सकते हैं, और आपका फोर्स्ड लेबर बंधुआ मजदूरी। क्या ह्यूमन मानव तस्करी जो है, मानव तस्करी प्रोहिबिटेड है इंडिया में। मानव तस्करी आप इस तरह समझ सकते हैं कि किसी को किडनैप करके उसे बेच दिया जा रहा हो किसी भी पर्पज़ के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल भीख मांगने के लिए या फिर क्या प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो ये क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट है आपको आर्टिकल 23 में। फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी आप नहीं करा सकते। अगर आप किसी से काम करा रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसे उसके काम का मेहनताना आप प्रोवाइड कराएं। फोर्स्ड लेबर आप नहीं करा सकते। फिर आता है आपका आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। क्या है, बिलो 14 ईयर्स इन हजार्डस वर्क। क्या है, ये जो है आपको दिस प्रोविज़न प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटीज़। हजार्डस क्या, जहाँ पे कठिन, जहाँ पे जान का ख़तरा ज़्यादा हो, वहाँ पे आप बच्चों को बिलो दी 14 ईयर्स उन्हें काम नहीं करा सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 24 प्रोवाइड कराता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 25, ऑल द पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। एक आर्टिकल 25 रिलीजन से रिलेटेड है। सभी को राइट है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का, राइट टू फ्री प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट खुद का रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या हुआ, चलिए क्या करके देखते हैं। इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू शेप देयर रिलेशनशिप विद गॉड एंड अदर क्रिएचर्स इन वाट एवर दे डिज़ायर। मीन्स क्या है कि आपका क्या रिलेशन है गॉड से, आप किस गॉड से आप रिलेशन बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आप फ्री हैं उसके लिए। फिर राइट टू प्रोफेस, टू डिक्लेयर वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। आप क्या है, अपना रिलीजियस बिलीफ डिक्लेयर करने के लिए फ्री हैं। ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस, टू परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज़। आप फ्री हैं आपके खुद के इस पे क्या कहते हैं, आपका मीन्स आप फ्री हैं कि आप जो बिलीफ है आपका
जिस भी रिलीजन पर बिलीफ है उस रिलीजन से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का वर्शिप वगैरह कर सकते हैं, आप फ्री हैं। आगे देखते हैं, राइट टू प्रोपगेट, टू कम्युनिकेट और स्प्रेड वंस रिलीजियस कन्विक्शंस to other people. It does not, however, provide one the authority to convert another individual to their religion. ये क्या है, राइट टू प्रोपगेट मतलब आप स्प्रेड कर सकते हैं अपना राइट नहीं, अपना रिलीजन आप लोगों को बता सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कन्वर्ट करें फोर्सफुली कन्वर्जन अलाउड नहीं है, बट आप अपनी बातें, अपना रिलीजन की जो भी खासियत है या फिर जो भी है आप बता सकते हैं, राइट टू प्रोपगेट। तो ये आपका आर्टिकल 25 हुआ कंप्लीट। 26 देखते हैं, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये क्या है, आपके पास जो है, जो भी आप इंडिया में रहते हैं तो फॉर एग्जांपल भारत में हर व्यक्ति को अपना धार्मिक कार्यों को करने के लिए उनको अधिकार है, वो कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। राइट टू मैनेज इट्स अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है, वही बात कह रहा है। तो क्या है कि ये आपका आर्टिकल 26 राइट टू राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रीजन। ये क्या है, आर्टिकल 27 आपको ये प्रोवाइड कराता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना है तो आपको उसके लिए टैक्स प्रोवाइड नहीं करना होगा, ठीक है। आपको उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा गवर्नमेंट को कि हाँ मैं रिलीजन ये फॉलो कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे टैक्स देना होगा, ऐसे ही नहीं। ये क्या है कि आप जो भी धर्म, जो भी रिलीजन आप फॉलो करना चाहते हैं कीजिए, उसके लिए आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्या था आर्टिकल 28 फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, इट परमिट्स इंडियन सिटीजन द राइट टू कंजर्व आर्टिकल 28 जो है, आर्टिकल 28 आपको अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात करता है, जो मैंने अभी कहा वो 29 वाला आ गया था। तो फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन, आप फ्री हैं अटेंडेंस के लिए वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना स्टेट का काम है, गवर्नमेंट का काम है। इसमें क्या है, इट परमिट्स इंडियन सिटीजन टू राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, ठीक है, आर्टिकल 29। एंड आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको JMI मिल जाएगा जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। उसी तरह से आपको गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज मिल जाएगा, खालसा कॉलेज, वो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो ये क्या है, आपको 29-30 एजुकेशन से रिलेटेड है माइनॉरिटीज़ के लिए। आगे देखते हैं, आर्टिकल 32 क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इट ग्रांट्स द राइट टू रेमेडीज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हेन दोज राइट्स आर वायलेटेड। अगर जो इससे पहले आपने जितने भी राइट्स पढ़े हैं अगर उनका वायलेशन होता हो तब आप उसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, तो आर्टिकल 32 कर रहा है। मीन्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो वो क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेती है फंडामेंटल राइट का। फिर इट प्रोवाइड 5 रिट, आपको आर्टिकल 32 में 5 तरह के रिट प्रोवाइड किए जाते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शोररी, क्वो वारंटो। तो ये क्या है, ये पांचों रिट्स के स्पेलिंग भी ध्यान रखिए, मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है ये। और BR अम्बेडकर साहब ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल भी कहा था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए, ठीक है, बट अगर इन्फ्रिंजमेंट होता हो, जब भी अगर कोई वायलेशन होता हो आपके राइट का, तो फिर क्या होगा, फिर तो कोई तो होना चाहिए उसे इन्फोर्स कराने के लिए। तो वो क्या है, आर्टिकल 32 है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है या फिर आपको पावर देता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराइए। आगे देखते हैं रिट्स। तो सबसे पहले आपका हैबियस कॉर्पस,
Habeas corpus literally means to have the body of. This writ is used to release a person who has been unlawfully detained or imprisoned. क्या हुआ habeas corpus जो है इसका पर्पस क्या है? ये उन लोगों के लिए है जो कि अनलॉफुली डिटेन किए जाते हैं बाय पुलिस और बाय समवन। तो उस वक्त क्या होगा? habeas corpus रिट आप यूज़ कर सकते हैं उनको छुड़ाने के लिए। फिर आता है आपका मैंडेमस। मैंडेमस मीन्स वी कमांड। इट इज़ यूज्ड बाय द कोर्ट to direct a public authority to perform the legal duties which it has not or refused to perform. क्या है कि मैंडेमस क्या है? मैंडेमस एक तरह से वी कमांड जो कि कोर्ट इशू करती है किसी पब्लिक अथॉरिटी के ख़िलाफ़ जो जिनको कुछ लीगल ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है बट वो नहीं कर रहे हैं परफॉर्म, या तो रिफ्यूज़ कर रहे हैं या फिर परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं लीगल ड्यूटीज़। तो क्या वहाँ पे मैंडेमस यूज़ होगा और उस पर्सन को, वो उस लीगल अथॉरिटी पब्लिक एम्प्लॉय को ये डायरेक्ट किया जाए कि आप ये पार्टिकुलर काम कीजिए जिसके लिए आपकी ड्यूटी है, जो कि आपकी ड्यूटी है, आप वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। फिर आता है आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय अ कोर्ट टू प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड अदर क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ फ्रॉम डूइंग समथिंग बियॉन्ड देयर अथॉरिटी और बियॉन्ड देयर, यहाँ पे आप अथॉरिटी की जगह जुरिडिक्शन भी लिख सकते हैं, जुरिडिक्शन। तो क्या है कि प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन कब यूज़ होता है? जब लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स या अदर क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो वो लोग अगर अपनी जुरिडिक्शन से बाहर के काम कर रहे हो, मीन्स उनका जुरिडिक्शन जितना जुरिडिक्शन है जिस केस को इंटरटेन करने का, उनके अलावा वो अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड कर रहे हैं, अल्ट्रा वायर्स हो रहा पावर उनका। तो वहाँ पे क्या होता है? हायर कोर्ट जो है उनसे वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करेंगे और उस जजमेंट को या फिर उस प्रोसीडिंग को वहीं रोक देंगे। तो यहाँ पे रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज़ होता है उस वक्त। आगे देखते हैं। फिर आपका आता है रिट ऑफ सर्च्योररी। सर्च्योररी मीन्स टू सर्टिफाई। इसका मतलब क्या हो? टू सर्टिफाई द कोर्ट में ट्रांसफ़र द मैटर टू इटसेल्फ और रिवोक the lower courts or tribunals order through the writ of certiorari if it believes that the lower court or tribunal violated the law or made an order that was beyond its authority or beyond its jurisdiction. ये क्या रिट? पहले आप इससे पहले आपने देखा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या है कि कोर्ट पहले ही रोक देगी, कोई जजमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो जुरिडिक्शन से बाहर का है। उस लोअर कोर्ट के लिए या फिर जो भी हैं उनके लिए उनके जुरिडिक्शन से बाहर का मैटर है, फिर भी वो देख रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोर्ट रोक देगी प्रोहिबिशन। बट अगर ना रोका गया तो फिर बाद में मान लिया जाए कि लोअर कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया, लोअर कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया है, तो उस जजमेंट को क्वाश किया जाएगा सर्च्योररी के अकॉर्डिंग, सर्च्योररी के थ्रू, या टू क्वाश भी कर सकते हैं इसे। इसके थ्रू वो जो जजमेंट है उसे क्वाश किया जाएगा और फिर वो मैटर को कोर्ट अपने तरफ ट्रांसफ़र करा लेगी, हायर कोर्ट जिसके पास जुरिडिक्शन है। तो ये आपको सर्च्योररी यूज़ होगा। प्रोहिबिशन जजमेंट से पहले और सर्च्योररी जजमेंट के बाद। फिर आता है आपका क्वो वारंटो। क्वो वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। थ्रू दिस रिट द कोर्ट कॉल्स अपॉन अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू शो अंडर वाट अथॉरिटी ही होल्ड्स दैट ऑफिस। इसमें क्या है? क्वो वारंटो में जो हमारे कोर्ट्स हैं वो पूछते हैं किसी पब्लिक ऑफिसर से कि आपके पास क्या अथॉरिटी है इस ऑफिस को होल्ड करने की। अभी मीन्स आप अपनी अथॉरिटी प्रूव कीजिए अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई भी किसी तरह का अपील आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्राइटेरिया है कि आप एक पार्टिकुलर ऑफिस है, वहाँ के लिए आपकी एक क्राइटेरिया, एक एज है, मैक्सिमम एज मान ली 61 ईयर्स। 61 ईयर्स तब तक आप उस ऑफिस पर रह सकते हैं। अगर वहाँ से 62 हुआ, वहाँ पे आपको रिटायरमेंट, मैक्सिमम एज 61 ईयर में क्या कहते हैं, रिटायरमेंट एज। अब कोई बंदा 62 ईयर का होने के बावजूद वो उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि आप किस बेसिस पर आप वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। वहाँ पर अगर उसके पास कोई जस्टिफाइड रीज़न है तो वो प्रूव करेगा, अदरवाइज़ फिर उन्हें उस ऑफिस से हटा दिया जाएगा।
तो ये क्या हुआ, ये कोवरेंट होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने आपके फंडामेंटल राइट देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन से, 2 ही क्वेश्चन से ये हम देखेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। पहला क्वेश्चन। सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? Right to freedom of religion, right to property, right to equality and right to constitutional remedies। आज के लिए इतना ही।